तो भाई जब आप यूक्रेन और रशिया वॉर में जब आप पार्टिसिपेट कर रहे थे और हमने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब साइन किया, तो पहला दिन पहली ट्रेनिंग क्या हुआ था उस दिन, ये बताओ। 3-4 महीने वॉर में हो, ना नहाए हो ना कुछ है, पीछे भी नहीं आ रहे। कैसे आए? पीछे आएंगे तो यूक्रेनियन आर्टिलरी, यूक्रेनियन तोपें या फिर यूक्रेनियन ड्रोन्स। मोस्टली डेथ्स जो हैं ड्रोन से ही होती हैं, क्योंकि आप एनिमी तक पहुंचो वो भी एक बहुत बड़ा टास्क है। पहले दिन बड़ा कन्फ्यूजन भरा था। वो आधी रात में हमें लेके आए एक जगह पे। अगली सुबह थोड़ा सा हमें भी डर लग रहा था, ऐसी क्या बात है, हम बाहर नहीं निकल रहे। कितनी सैलरी दे रहे तुम? 2,40,000 रबल्स मिलते हैं, प्लस बोनसेस मिलते हैं। रशिया की ज़्यादा लोग मर रहे हैं ऐसा तो हो नहीं सकता, मर यूक्रेन के भी रहे हैं, बट वो न्यूज़ में नहीं दिखा रहे। कई साल बाद जब ये वॉर ख़त्म होगी तब पता लगेगा कि यूक्रेन की असल में हालत क्या है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि दोस्तों हमने वॉर की बहुत बातें करी है। हमने इंडिया के बहुत ही अमेजिंग आर्मी वेटरन्स के साथ बात करी है जो अपने वॉर टाइम एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। लेकिन आज पहली बार ऐसा होने वाला है हमारे पॉडकास्ट पे कि हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो कि ऐसे वॉर की एक्सपीरियंस को जी कर आए हैं, ऐसे वॉर का एक पार्ट रहे हैं जो अभी भी चल रही है। और वो इंडिया की वॉर नहीं है और वो इंडियन आर्मी के मेंबर भी नहीं है। हमारे साथ है जितेंद्र भाई, जो कि बहुत ही यंग एज के बंदे हैं, जैसे कि ये दिख ही रहे हैं। और ये चले गए थे रशिया यूक्रेन वॉर में पार्ट लेने के लिए। इन्होंने रशियन आर्मी की तरफ से बाकायदा पार्टिसिपेट करा वॉर में, और वहाँ पे जो भी वॉर में होता है पूरी एक्टिविटी में एक्टिवली इन्वॉल्व थे। और क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने सभी इंडियंस को वापस बुला लिया, इनको भी वापस आना पड़ा रशिया से। तो आज हम जानेंगे रशिया यूक्रेन वॉर की क्या रियल साइड है और कैसे एक इंडियन वहाँ जाके रशिया की तरफ से फाइट कर रहा था और बाकी सारी चीज़ें। तो सबसे पहले स्वागत है भाई आपका। थैंक यू, आपने इतने अच्छे से मेरा इंट्रोडक्शन दिया। भाई आपका काम ही ऐसा था यार। अब इसे अच्छा बुरा में तो कैटेगराइज नहीं किया जा सकता, पर ये काम बहुत यूनिक था भाई चटक कहेंगे इस चीज को, और जिगरा भी चाहिए कि एक इंसान जाए दूसरे देश की आर्मी के लिए लड़े। भाई ये अलग ही चीज है। ये थॉट आया कैसे आपके माइंड में कि भाई किसी और देश के लिए लड़ता हूँ? पता नहीं, बस मुझे ये चीज़ बड़ी एंटरटेनिंग लग रही थी और मुझे बहुत भाई पहले ये एंटरटेनिंग चीज लग रही थी आपको? वैसे भी मैं कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह बहुत खेलता था, तो नहीं, वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ एंटरटेनिंग नहीं है वॉर पबजी में। पबजी ज्यादा खेल लिया मुझे लगता है। नहीं, पबजी नहीं, कॉल ऑफ ड्यूटी बहुत खेलता रहा, बट ये रीज़न नहीं है। एक्चुअल में मुझे बहुत फील हो रहा था कि यूक्रेनियन साइड हर कोई सपोर्ट कर रहा है, पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही है, वेस्टर्न कंट्रीज, बट एक रशियन साइड है जिसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। एक अकेला पड़ गया है एक देश, और वो एक अपने आप में एक मिलिट्री में सुपर पावर है। ऐसा क्या रीज़न है कि सब उसके ऊपर हावी होना चाहते हैं? और जब भी देखा जाए, मैं रशिया को देखता था, उसने कभी ये नहीं कहा कि ये रशिया की बात है, उसने कहा ये ईस्ट की बात है, और वो है वेस्टर्न कंट्रीज़ हम पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। चाइना भी यही कहता है कि वेस्ट यहाँ पर, वेस्टर्न पावर्स यहाँ इन्वाइट नहीं होनी चाहिए। तो मुझे थोड़ा लगा कि यार देशभक्ति ठीक है, बट ऐसा भी है कि हम कहीं ना कहीं वेस्ट के गुलाम तो नहीं बनते जा रहे, उनका प्रभाव हम पे ज़्यादा नहीं है। और जो रशिया है, क्या नाम है, चाइना है, ये कंट्रीज शायद उस कंट्रोल को ना होने में काफ़ी मदद कर रही हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैं चाहता था कि किसी तरीके से इस चीज़ में पार्टिसिपेट करूं और वॉर ज्वाइन करूं। भाई आपको ये मालूम कैसे पड़ा कि रशियन आर्मी फॉरेनर्स को भी इनवाइट कर रही है? शुरू में एक्चुअली रशियन आर्मी नहीं ले रही थी फॉरेनर्स को पार्टिसिपेट करने के लिए। रशियन आर्मी लेती है फॉरेनर्स को, बट कभी वॉर के लिए उन्होंने नहीं लिया था। नॉर्मल आर्मी में जाते थे, ट्रेनिंग लेते रहे, स्पोर्ट्स में जाते थे। अफ्रीका से बहुत लोग गए रशियन आर्मी में, फिर स्पोर्ट्स में उन्होंने करियर बनाया, बट बीच में उन्होंने भर्ती रोक दी, फॉरेनर्स को लेना बंद किया और उन्होंने रशियंस को वॉर में भेजना शुरू किया, मोबिलाइज किया गया रशियंस को। बट फिर उन्हें फील हुआ कि अब हमें फॉरेनर्स को लेना चाहिए, तो उन्होंने ऐसे एडवर्टीजमेंट वगैरह चलाए थे अपने न्यूज़ चैनल्स पे और इंटरनेट पे। बट रशियन वेबसाइट्स को एक्सेस करना बड़ा मुश्किल है, न्यूज़ को एक्सेस करना बड़ा मुश्किल है। बट कैसे भी करके हाथ पाँव मार के मैंने न्यूज़ ढूंढी, न्यूज़पेपर्स के थ्रू। मुझे कुछ स्क्रीनशॉट्स कहीं से मिले टेलीग्राम पे, मैंने उनको स्कैन किया उन बारकोड्स को, फिर मैं मेन वेबसाइट पे पहुंचा मिलिट्री की, मैंने कांटेक्ट किया, मेल किया उनको। मतलब इतने ज़्यादा इंथुजियास्ट हो गए आपकी। भाई आपने कभी इंडियन आर्मी ज्वाइन करने की कोशिश करी है? कभी ऐसा बैकग्राउंड रहा है? क्योंकि भाई एक तो होता है कि यार मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, एक इंटरेस्ट होता है, और एक ये मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं सीधा वॉर में चला जाऊँ। वो बात ठीक है, मैंने ट्राई किया था, बट कोविड की वजह से उस टाइम पे भर्ती भी बंद हो गई थी, और मेरी भी एज 1-2 साल ऊपर हो गई थी, क्योंकि उसमें 17 साल के बाद 21 साल तक के लड़कों को लेते हैं ना।
तो मेरी एक एज 1-2 साल ऊपर होगी, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि यार मैं अभी भी कुछ कर सकता हूँ। भाई वैसे रशियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए क्राइटेरिया क्या था उस टाइम पे? आपको फिजिकली फिट होना चाहिए, हाइट वगैरह का कोई ऐसा रिलेटेड कुछ नहीं है, आप बस कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। मैंने उनसे पूछा यार इंडियन आर्मी में बहुत डिफिकल्ट है, आप फिजिकली फिट होना चाहिए, आपका स्टैमिना अच्छा होनी चाहिए, रनिंग वर्कआउट सब कुछ चीज़ें देखते हैं, रगड़ा गया था हमारे यहाँ। बट उन्होंने कहा कि यार वो तो हम करवाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर लो, ट्रेनिंग वगैरह हमारे होगी, और वॉर में ये सब नहीं देखा जाएगा आपका स्टैमिना कितना है, कितने पुशअप मारते हो, वहाँ देखा जाएगा आप टैक्टिकल कितने अच्छे हो, कितना अच्छा शूट करते हो, ऐसी चीज़ें देखी जाएंगी। भाई एक सोल्जर का ना माइंडसेट अब ऐसा होता है, जैसा जितना हमने देखा या सुना है कि यार वो उसको वो चाहिए अंदर से ना, उसके अंदर एक रहता है एंथुजियास्ट होता है वो कि यार मुझे लड़ना है, बॉर्डर पर जाना है, गन्स एम्यूनेशन और ये सब। तो आपके अंदर वो चीज़ थी या फिर बस आपने ये देखा कि यार रशिया को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, आई वांट टू गो देयर, हर कोई यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है? दोनों ही रीज़न थे। भाई एक तो होता है कि मैं रशिया को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैंने सोशल मीडिया पोस्ट डाल दिया कि भाई रशिया के मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, ये क्या सीन। पर बिल्कुल बॉर्डर पे जाके खड़े हो जाना, उनके लिए लड़ना, ये तो बिल्कुल एक्सट्रीम डिसीजन ले लिया आपने। उसका रीज़न ये मैं ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता, तो इस तरह ये पोस्ट वगैरह नहीं डालता था, ये एक मजाक है। एक्चुअल में मैं चाहता था कुछ करना, करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है, मैं कुछ करना चाह रहा था, सिर्फ कहने से नहीं। दिन भर में हमारे कितने थॉट्स आते हैं, कभी हम कहते हैं ये सही है, फिर वही सही है। किसी भी चीज़ में ग्रे होना बहुत आसान है, बट लाइफ में ब्लैक या वाइट होना बहुत अलग चीज़ है। तो मैं बिलीव करता हूँ या तो इधर या इधर, बीच में कुछ नहीं। तो फिर आपने जब पता करा, फिर उसके बाद आप सीधा मॉस्को गए, रशिया गए आप सीधा जी हाँ। एज अ टूरिस्ट वीज़ा लेकर गए जी आप? हाँ, उस टाइम पे ई वीज़ा निकले थे, रशियन गवर्नमेंट ने निकाला था, 55 कंट्रीज़ इसमें अलाउ थी, ई वीज़ा, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा लेके आ सकती हैं। इंडिया भी उसमें था, मैंने इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा लिया और 15 दिन का वीज़ा था। मैं वहाँ गया, मुझे इमिग्रेशन पे पूछा गया कि आप क्या करने आए हो, आपके पास पैसे भी कम हैं, आप कभी रशिया आए नहीं, पासपोर्ट आपका खाली है, कभी किसी कंट्री गए नहीं। मैंने कहा मैं वॉर के लिए आया हूँ। ओके, वॉर के लिए? आपको पता है ना क्या सिचुएशन है? मैंने कहा हम देखो, मैंने पेपर की कटिंग्स करी हुई हैं, इतनी रिसर्च करी है, ये है। तो उनको अच्छा लगा, उन्होंने फिर भी कहा देख लो यार, सही नहीं है देखा जाए तो वॉर में जाना। मतलब उनकी एज थोड़ी ज़्यादा थी, समझा रहे थे अपने हिसाब से। ये एयरपोर्ट पे ही हो रहा है काउंसलिंग? बिल्कुल, इमिग्रेशन ऑफिस में हो रहा था। तो मैंने कहा देखो, अगर मैं यहाँ तक आया हूँ तो अच्छे से सोच समझ के ही आया हूँ। मैं तो बहुत पहले आना चाहता था, 2022 से वॉर चल रही है और मैं 2024 में आया हूँ, तो बहुत लेट हो गया हूँ मैं पहले ही। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा आप कैसे जाओगे? मैंने कहा देखो ये मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मुझे इस ऑफिस में पहुँचना है। उन्होंने कहा यार आपको बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, एक काम करते हैं मिलिट्री ऑफिस में कॉल कर देते हैं, आपके लिए कोई आ जाएगा। उन्होंने कॉल किया, कोई आया और बहुत अच्छे इंसान थे, और वो भी एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं। चेचन्या वॉर में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था रशियन आर्मी की तरफ से, वो रशियन थे। और फिर जब मैं उनके साथ गया, हम थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि उस टाइम स्नो वगैरह गिर रही थी और ट्रैफिक वगैरह बहुत ज़्यादा था, तो जाम ज़्यादा था। तो ऑफिस बंद हुआ, फिर उन्होंने कहा आप मेरे घर रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक रात में उनके घर रुका, अगले दिन जाके मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। भाई कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसा क्लॉज था जो आप एकदम सबसे अलग था कि यार अगर बाय चांस बंदा सर्वाइव नहीं कर पाता उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, फैमिली तक कैसे बात पहुंचेगी, या कुछ क्या था वो कॉन्ट्रैक्ट में, कुछ बता सकते हो आप? एक्चुअली होता क्या है कि वहाँ एक ट्रांसलेटर होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है रशियन में, बट आप कुछ भी पूछोगे वो जवाब देगा और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा आपको। और ऑनेस्टली बहुत अच्छा मुझे लगा एक्सपीरियंस वहाँ पे, ट्रांसलेटर ने मुझे सब कुछ अच्छे से बताया था। और उसमें ये सब लिखा था, आपने जो है एज अ वॉलंटियर पार्टिसिपेट कर रहे हो रशियन आर्मी में, इतने टाइम बाद आप रशियन पासपोर्ट भी ले सकते हो। कितने टाइम बाद? 6 मंथ्स के बाद अप्लाई कर सकते हो, 6 महीने सर्विस करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। मैं अभी भी अप्लाई कर सकता हूँ, बट मैं रशियन पासपोर्ट लेना नहीं चाहता क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती कि आप 2 पासपोर्ट रखो। अगर मैंने रशियन पासपोर्ट ले लिया तो मेरी सिटीजनशिप चली जाएगी, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ना लगाव है अपनी ज़मीन से, तो मैं नहीं चाहता कि दूसरा पासपोर्ट मुझे ज़रूरत है, मुझे नहीं लगता। ऐसा कुछ था कॉन्ट्रैक्ट में कि फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे आपकी हाँ, family? फाइनेंशियल सैलरी उसमें अच्छी है, और क्या नाम कितनी है, सैलरी दे रहे थे वो 2,40,000 रबल्स मिलते हैं, प्लस बोनसेस मिलते हैं। पर मंथ? हाँ, कुछ बोनसेस भी आते हैं उसमें, ड्रोन शूट करने पे या फिर टेरिटरीज को कैप्चर करने में, कोई इंजरी हो जाए तब भी उसमें आते हैं। अच्छा, तो इंडियन रुपीस और रूबल्स इक्वली चल रहा है, 1-1 ही चल रहा है। हाँ। तो भाई जब आप यूक्रेन और रशिया वॉर में जब आप पार्टिसिपेट कर रहे थे और हमने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब साइन किया, तो पहला दिन, पहली ट्रेनिंग क्या हुआ था उस दिन, ये बताओ। पहले दिन बड़ा कन्फ्यूजन भरा था, वो आधी रात में हमें लेके आए एक जगह पे, और मतलब अंधेरा हो रहा था, कुछ दिख नहीं रहा है, वहाँ लाइट्स वगैरह नहीं है, और बहुत ज़्यादा वो हड़बड़ाहट में थे।
जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी 20 पाइदियों मतलब रशियन में जल्दी जल्दी चलो रुको जल्दी चलो। तो मुझे लगा कि यार क्या बात है, ऐसा क्या बात हो गई। फिर वो ज़मीन के नीचे उन्होंने ब्लिंदाश बनाया हुआ था, बंकर टाइप होता है वो, उन्होंने भेज दिया। उन्होंने फिर कहा कि बाहर मत आना। फिर अगली सुबह थोड़ा सा हमें भी डर लग रहा था, ऐसी क्या बात है, हम बाहर नहीं निकल रहे। कितने लोग थे आपके साथ? मेरे साथ श्रीलंकन्स थे सारे। अच्छा, हाँ, कई श्रीलंका से भी लोग आए हुए थे? श्रीलंका से बहुत लोग सेम आए। एज थे? सेम नहीं, मेरे से बहुत बड़ी एज के थे, और सब मुझे कह रहे थे कि वो एक्चुअली एक्स आर्मी वाले थे, उन्होंने श्रीलंकन आर्मी में पार्टिसिपेट किया था और एलटीटी के खिलाफ भी फाइट की हुई थी उन्होंने। ओके। हाँ, तो उन्होंने कहा कि तेरी एज बड़ी कम है, तू यहाँ आया। बट मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था, कुछ श्रीलंकन्स बहुत अच्छे थे और कुछ का बिहेवियर बहुत ख़राब है इंडियंस को लेके। कैसे? पता नहीं कि उनको लगता है कि चाइना गॉड है और इंडियंस दुश्मन है। अच्छा। ऐसा सारे नहीं है, कई मेरे दोस्त भी थे, कई अच्छे लोग भी थे, बट ऐसा उनके मेंटालिटी ऐसी होगी, शायद उनकी पॉलिटिक्स ऐसी है उनकी कंट्री में कि इंडियंस को दुश्मन की तरह दिखाया जाता है वहाँ पे। ये नहीं पता था। सारे ऐसे नहीं हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं वहाँ पे। तो आपने वैसे जब उनको पता चला, आपको एक्सपीरियंस है नहीं बिल्कुल भी आर्मी का, आप कभी गए नहीं हो या आपने कोई वेपन नहीं चलाया, तो उनका क्या रिएक्शन था? एक्चुअली होता ये कि वो एक्चुअली ट्रेंड तो थे और उनको लगता था कि उन्हें सब आता है। मैं किसी को के बारे में बुराई नहीं कर रहा, हर तरीके के लोग होते हैं, कुछ अच्छे लोग भी थे, और ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर रहा उन्हीं के लिए जो सोचते थे कि हम तो ट्रेंड है श्रीलंकन आर्मी में। बट जब उन्होंने वॉर देखी, उनको समझ आया कि हमने आज तक आर्टिलरी की आवाज़ नहीं सुनी, तोप की आवाज़, असल में टैंक के शल चलते देखे नहीं, बॉम्बिंग देखी नहीं इतनी ज़्यादा, क्योंकि श्रीलंका में ऐसी वॉर कभी हुई नहीं है। तब उनको पता लगा कि जो हमें आता है वो कुछ भी नहीं आता है। तो तब वो चीज़ें उनको महसूस हुई, और फिर उनका भी बिहेवियर मेरे साथ सेम जैसा ही हो गया था कि जैसे मैं फ्रेशर हूँ आप भी फ्रेशर हो। तो भाई फिर नेक्स्ट डे ट्रेनिंग में किस तरीके से ट्रेन किया जाता था आपको, और लैंग्वेज बैरियर कैसे तोड़ा आपने? लैंग्वेज के लिए ऐसा है कि मैं कोशिश करता था कि मैं अपने ही आसपास जो लोग हैं वो रशियंस के साथ में ज़्यादा टाइम बिताऊं। अगर मैं जिस लैंग्वेज के लोगों के बीच में रहूँगा तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको समझ आएगी रशियन और वो वही बोलेंगे। तो मुझे ही समझना पड़ेगा कि इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। और मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन था अपने माइंड के अंदर ही कि भाई अगर मैं लैंग्वेज नहीं बोल पाऊँगा ना, वॉर में टिकना नामुमकिन है भाई। वो चीज़ है, क्योंकि अगर आप किसी की बात समझ रहे हो वॉर में, तभी आप उसके लिए कुछ कर पाओगे और तभी वो आपके लिए कुछ करेगा। अगर हम एक दूसरे की बात नहीं समझ रहे हो, उसको लगेगा यार ये बंदा बोझ है यार। बट अगर आप उसके हेल्प कर रहे हो, उसकी लैंग्वेज समझ रहे हो, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्योंकि क्या होता है, मान लो आप कुछ काम कर रहे हो, अगर सब कुछ उसे ही करना पड़ रहा है, मान लो वो कुछ तैयार कर रहा है, उसको ही ड्रोन की आवाज़ सुननी पड़ रही है, उसको ही दुश्मन को देखना पड़ रहा है, तो कहेगा भाई मुझे इसकी ज़रूरत क्या है, मैं खुद ही कर लूँगा। या तो अगर आप उसको हेल्पफुल हो, लैंग्वेज से ही हो सकती है वो चीज़, तो फिर वो आपका भी ध्यान रखेगा और फिर ही वो दोस्ती होती है, फिर वो बॉन्ड बनता है, फिर वो आपकी पेन समझेगा, आप उसकी पेन समझोगे। मतलब जो फॉरेनर्स थे उस आर्मी में, रशियन आर्मी में जितने भी फॉरेनर्स थे, वो लोग आपस में सपोर्टिव कम थे, दे वर जस्ट वर्किंग फॉर द मनी देयर। वो लोग भी फाइनेंशियल चीज़ से जूझ रहे थे, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, ऐसा नहीं था। देखो दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, ऐसे भी लोग थे, सारे ऐसे नहीं थे, बट सपोर्टिव थे एक दूसरे के लिए। ऐसा मैंने देखा, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा महसूस हुआ, कई बार उन्होंने मुझे बचाया, कई बार ऐसा था कि मैं गया। क्या थी वो सिचुएशन, अगर आप बता सकते हो? जब आप सिचुएशन मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मैं अपना नाम साइड में रख के बोलता हूँ थोड़ा सा। मान लो पर्सन है XYZ, अब X शूट कर रहा है कहीं भी यूक्रेनियन के ऊपर या दुश्मन के ऊपर, और YZ घबरा गए, ओ माय गॉड हमें सरेंडर कर देना चाहिए, अगर हम ऐसे शूट करेंगे वो हमें पकड़ेंगे, फिर उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा हमारे साथ, हमें मारेंगे। X कह रहा है भाई शूट करो, तो X फंस गया वहाँ पे। अब X को पीछे बोलना पड़ेगा रेडियो पे, भाई ये शूट नहीं कर रहे, मेरा मरना तय है। अब पीछे वाले बंदे देख रहे हैं ये YZ की वजह से X मारा जाएगा और बंदा बढ़ गया, फिर वो आएंगे बचाने कि भाई X को निकालो यहाँ से। और ऐसा हुआ था X के साथ। तो मुझे लगता था कि, मुझे लगा, अभी भी फील होता है, उनको ज़रूरत नहीं थी निकालने की, बट उन्होंने निकाला, अपनी जान उसमें डाल के, रिस्क में लेके X को निकाला। और ऐसा तभी होगा आपकी बॉन्डिंग दूसरों के साथ अच्छी हो, आप हेल्पफुल हो लोगों के लिए। अगर आप किसी के लिए बर्डन हो तो उनको लगेगा भाई इतने लोग मर रहे हैं, एक ये मर जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है। बट भाई अपनी आर्मी का होकर भी वो लोग ऐसा बर्डन ले लेते थे, मतलब? नहीं, बर्डन वही है जो कुछ कर नहीं पा रहा उनके लिए, चाहे वो कोई भी हो। अगर मैं वॉर में हूँ या कोई भी है, मैं यही तो देखूंगा ना कि यार ये बंदा मेरी हेल्प कर रहा है, मेरा दोस्त है, मुझे इसको बचाना पड़ेगा। आप एक ग्रुप में हो तो एक तरीके से एक बॉन्ड होना चाहिए आपस में। अगर एक बंदा ऐसा है जो सिर्फ अपना देख रहा है, कुछ काम करके राजी नहीं है,
मैं कहूँगा यार भाड़ में जाए, मुझे इसका नहीं देखना, मैं अपना देखूंगा, उसको भी देखूँ। जितना हमने सुना सोल्जर्स का आज तक, ये मूवीज में भी देखा है इंडियन सोल्जर्स को लेकर, भाई वो लोग बहुत ज़्यादा देशभक्त होते हैं और मरने मारने को तैयार होते हैं और दोस्त की भी सपोर्ट करने के लिए एवर रेडी रहते हैं। तो वो चीज़ आपने वहाँ नहीं देखी। बट वो कामचोर नहीं है ना इंडियन आर्मी में। भाई वो कंपेयर नहीं कर सकते ना, वो ट्रेंड है, उनकी ट्रेनिंग हुई है कि आप पीछे नहीं हटोगे, आप घबराओगे नहीं। यहाँ पे सारे दूसरे देश से आए हैं, वो ये सोच सकते हैं मैं इस देश के लिए क्यों मरूं, मैं साले बच जाऊं। मैं रशियन आर्मी के साथ था, फॉरेनर मेरे साथ कोई नहीं था जब मैं वॉर में चला गया था, क्योंकि क्या होता है ट्रेनिंग के बाद आप छांटा जाता है कौन कैसा बंदा है, किसको किसके ग्रुप में भेजा जाए। मैं स्टोरमा वीक था, मतलब ये ऑफेंसिव ऑपरेशंस करते थे जिनके साथ मैं था। तो आपने ट्रेनिंग में बहुत आउट परफॉर्म करा था क्या? हाँ, मेरे लैंग्वेज में ठीक था, मैंने कुछ फ्रेंड्स भी वहाँ बना लिए थे। एक वहाँ फ्रेंडशिप बहुत काम आती है उस एरिया में। और कोई आपका दोस्त है तो वो आपका भला सोचेगा, आप उसका भला सोचोगे। कितने दिन की ट्रेनिंग थी? 15 दिन की ट्रेनिंग थी, बट मुझे 9 दिन की मिली थी, क्योंकि आगे थोड़ा ज़्यादा लोगों की ज़रूरत थी, तो उन्होंने कहा कि यार इनको भेज दो। तो ऐसा आपको लगता है कि आपको उन्होंने एज अ मीट ट्रीट करा कि इसको आगे आगे रखो, मरेगा तो ये मरेगा? मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। रीज़न ये है कि मैं जिनके साथ रहा वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड बंदे थे, 2-3 साल उनको हो गए थे, और उनका काफ़ी अच्छा मेरे पे बिहेवियर ये था, भाई तू टेंशन मत ले, हम हैं, ठीक है ना। और उन्होंने कहा भाई तू ट्रेनिंग में क्या ही सीखेगा, ट्रेनिंग में तू सीखेगा शूट करना, बट जब रियल में ज़रूरत होती है ना उस चीज़ की, तो वो चीज़ काम नहीं आएगी, प्रैक्टिकल यहीं सीख तू अब। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ सिखाई। तो आपको दोस्ती के चक्कर में ले गए कि चल? हाँ, तो कहाँ पे ले गए, मतलब आपको सीधा यूक्रेन में ही ले गए या रशिया के किसी टेरिटरी में आप थे? यूक्रेन के अंदर ही। शुरू में कुछ दिन ट्रेनिंग मॉस्को में हुई थी मेरी, बट हुआ क्या था, थोड़ा इंडियन गवर्नमेंट का जोर पड़ा और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया मेरा कुछ दिन बाद ही। फिर मुझे बड़ा ख़राब लगा यार, मैं तो आया इसी चीज़ के लिए हूँ। फिर हुआ ये कि मेरा एक श्रीलंकन दोस्त था, उसने दूसरी सिटी से ज्वाइन किया था, मैं दूसरी सिटी में चला गया, नेक्स्ट डे मैंने वहाँ से ज्वाइन कर लिया। उसके बाद मैं चला गया यूक्रेन, फिर उसके बाद ट्रेनिंग यूक्रेन में हुई। और जो मेरे साथ के लोग थे, रशियंस थे, फिर उन्होंने मुझे ट्रेनिंग कराई। मैं उनको बताता था कि मेरे ट्रेनिंग में ये नहीं किया, ये नहीं किया। अच्छा, आरपीजी नहीं चलाया, ग्रेनेड नहीं चलाया, कोई नहीं मैं चलवाता हूँ, इसको पकड़ाओ आरपीजी, सिखाओ कैसे चलाना। भाई कैसा रिकॉइल था आरपीजी चलाने का? है तगड़ा है, कोई इसके आसपास नहीं होना चाहिए जब वो चल रहा हो, उसका पीछे का प्रेशर इतना ज़्यादा है, पीछे वाले की गर्दन उड़ जाएगी। हाँ। वो खुद ही उड़ जाएगा, अच्छा, सेफ नहीं होगा। जो अपने शोल्डर पे आरपीजी रख के चला रहा है उसका शोल्डर भी डिसलोकेट हो सकता है? नहीं, मुझे इतना तो स्ट्रांग नहीं लगा। एक्चुअली क्या होता है कि 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एक्सप्लोजिव होता है और एक दूसरा पार्ट होता है जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। बट इतना भी झटका नहीं है कि शोल्डर डिसलोकेट हो जाए। मुझे लगता है बच्चा भी उसे चला सकता है। जब आपने पहले गन चलाई पहले, तो आया रिकॉइल शोल्डर पे? जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा तो नहीं था, जैसे लोग कहते हैं भाई बहुत झटका लगता है, ऐसा मुझे लगा नहीं। कौन सा वेपन चलाया आपने? AK-12 और AK-74। AK-12 इतनी अच्छी राइफल नहीं है वॉर में, सिटी के लिए बहुत अच्छी है अगर पुलिस वालों को दी जाए। वॉर में बारिश हो रही है, कीचड़ है, साफ़ सफाई के लिए कई बार आपके पास टाइम नहीं है, कभी भी कोई भी आ जाता है, शूट करना पड़ता है। तो वहाँ पे AK-74, AK-47 ऐसी राइफल्स अच्छी हैं। AK-74 इज लाइक अ मशीन गन? नहीं, AK-74 AK-47 का ही एक अपडेटेड वर्जन है। इसको थोड़ा लाइट वेट बना दिया, इसकी बुलेट थोड़ी छोटी कर दी, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी है, वो बात है। जो AK-47 है उसका 7.62 कैलिबर का बुलेट है और इसका 5.45 कैलिबर का है 74 का। सेम ही है, आप फ़र्क नहीं बता पाओगे देख के, बट मैगज़ीन को देख के फ़र्क पता लग जाता है, उसकी बुलेट साइज़ को देख के पता लग जाता है। भाई 8 दिन की ट्रेनिंग में आपकी एमिंग इतनी अच्छी हो गई कि आप बंदा ही गिराओगे सीधा? नहीं, ऐसा नहीं है, एमिंग तो नहीं अच्छी थी, बट आप बेसिक सीख जाओगे, उसमें बेसिक ही सीखोगे आप। और वॉर में आपको ट्रेनिंग तो ऐसे चलाने को मिलेगी, लेकिन वॉर में आप ऐसे कभी नहीं चलाने वाले। वॉर में आप चलाओगे तत 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 तत, मतलब जैसा यहाँ रख के चलाना सिखाते हैं ना, वॉर में वैसा नहीं चलाओगे। इतना क्लियर विजन हो तो उसका भी सामने इतना ही क्लियर विजन होगा। हाँ, आप चलाओगे ऐसे, मैं दीवार के बीच छुपाऊँ जैसे यहाँ, और मैं दीवार के ऐसे रख के गन चलाऊँ। तो प्रैक्टिकल में और ट्रेनिंग में बहुत फ़र्क होता है। तो ट्रेनिंग में ऐसे करके ट्रेन कभी किया ही नहीं, ट्रेनिंग में ऐसे किसी को नहीं सिखाते, बट ज़रूर हाँ, टैक्टिकल की ट्रेनिंग होती है, जो गलियाँ होती हैं, ट्रेंचेस कहते हैं जिनको, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, वहाँ भी मैंने ट्रेनिंग ली थी। बट रियलिटी में और ट्रेनिंग में बहुत फ़र्क है। रियलिटी में आपको पता है कि हाँ, मैंने जाना है, ऐसे ऐसे शूट करना है, बट रियलिटी में बॉडी में इतना ज़्यादा आपको घबराहट होगी, चीज़ें समझ नहीं आएंगी, हाँ हाँ क्या हो रहा है, वो चीज़ें हैं। वो बॉडी में एड्रेनलिन दौड़ता है, मैंने यूट्यूब पे सुना था, एड्रेनलिन कोई केमिकल होता है बॉडी में, वो बॉडी रिलीज़ करती है, हाथ कांपते हैं,
वो चीज़ें होती हैं। अच्छा भाई, एक चीज़ बताओ, ट्रेनिंग का रूटीन कैसा था? वो बहुत हार्श रहते थे आप पे? उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है आपको ट्रेन करने का, क्योंकि उनको पता है अगर ये ट्रेंड नहीं है, इसको नहीं पता चीज़ें कैसे काम करती हैं, तो ये दूसरों पे जाके बर्डन बनेगा, या तो घायल हो जाएगा, किसी और को इसको बचाना पड़ेगा, और जो लेके जा रहे होंगे वो ट्रेंड बंदे होंगे, तो उनके ऊपर बर्डन है कि आपको रेडी करें। लैंग्वेज बैरियर एक चीज़ है, बट अगर आप जल्दी जल्दी अडाप्ट करो, जैसे क्यूबा के बहुत लोग आए थे, उन्होंने बहुत अच्छे से अडाप्ट किया, और वो स्पेनिश बोलते हैं क्यूबा के लोग, बट उन्होंने रशियन को इतने अच्छे से अडाप्ट किया, 2-3 महीने में उन्होंने बेसिक रशियन बोलना शुरू करी। उनको समझ आ गया था कि यहाँ पे टिकना है तो रशियन बहुत ज़रूरी है। बट कुछ एशियंस थे, जैसे इंडियंस भी हैं, श्रीलंकन्स भी हैं, हम शायद थोड़े ऐसे हैं, हम थोड़ा हर चीज़ को लाइटली ले लेते हैं। जब तक ठोकर नहीं खाएंगे तब तक अकल नहीं आएगी, वो बात है। और कि हो जाएगा, अरे हाँ, मैं इटालियंस के साथ में था, वो वॉर से पहले ही इतना ज़्यादा ट्रेनिंग करते थे अपने रूम के अंदर भी। कुछ दिन जहाँ रुके हुए थे वॉर से पहले, ट्रेनिंग तो मिल ही रही है, बट प्लस में ये भी कर रहे हैं, और वो मुझे भी करवाते थे क्योंकि मैं उनका रूममेट था, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी। हुआ क्या था, एक चीज़ मैं और बताऊँ, जब मैं मॉस्को में था तो मिलिट्री स्कूल गए थे, मुझसे पूछा गया रशियन ने, भई इंडियंस भी हैं यहाँ पे, एक रूम है। मैं उनके पास गया, पत्ते वगैरह खेल रहे थे वो, अच्छा। और कमरे की उन्होंने माँ बहन कर रखी थी, सिगरेट वगैरह पी के कहीं भी फेंक रखा है। भाई वो 5 स्टार होटल जैसा रूम दिया उस टाइम पे, उस कमरे की माँ बहन। मुझे अच्छा लगा, इंडियंस मिले मुझे यहाँ पे, बट वो बड़ा लाइटली ले रहे थे। लाइटली कैसे ले रहे थे वो कि हो जाएगा? अरे पत्ते खेल रहे हैं जब वॉर की सिचुएशन में, पत्ते चल रहे हैं, सुट्टे चल रहे हैं, तो लाइटली लिया जा रहा है। भगवान ही बचाएगा भाई, जय बाबा की, भगवान ही बचाएगा। बट उनमें अब मैं क्या ही बोलूँ, वो तो सही नहीं था। फिर इटालियंस के बारे में मुझे बताया रशियन बंदे ने, तो मैंने कहा ठीक है इटालियंस का रूम दिखाओ। उनका रूम एकदम साफ, एकदम ऐसा लग ही नहीं रहा कोई रह रहा है। 3 बंदे थे, तीनों इटालियन, उनका बिहेवियर मेरे से बहुत अच्छा था। उन्होंने बोला कहाँ से हो, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से। मैंने कहा इंडिया से। अच्छा। उन्होंने कहा वहाँ और भी इंडियंस हैं वैसे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा भीड़ बहुत है। कह रहे यहाँ जो। फिर मैं इटालियंस के साथ रहा। भाई वो पूरा दिन मेरे को खाली बैठने ही नहीं देते थे। भाई टॉर्निकेट बांधना सीख, राइफल पकड़ना सीख, कैसे जल्दी जल्दी लोड करते हैं बुलेट, वो करना सीख। वो खाली बैठने ही नहीं भाई देते थे। इटालियंस इतने डेडिकेटेड थे रशिया की तरफ से लड़ने के लिए। हाँ, एक्चुअली क्या था, उन्होंने शादी यहाँ करी हुई थी रशिया में, इटालियंस थे, बट तीनों की शादी रशिया में हुई हुई थी। और वो थे इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, जोश में वॉर के लिए। और वो संगत मुझे भगवान ने शुरू से बहुत अच्छी दी, और उन्होंने मुझे ट्रेनिंग में बहुत हेल्प करी। कई चीज़ें ऐसी थी जो मुझे ट्रेनिंग में नहीं पता लगी, उन्होंने मुझे बता दी। कई ऐसी भी चीज़ें थी, जैसे कि जैसे जल्दी जल्दी बुलेट्स वगैरह लोड करना, मैगजीन जल्दी बदलना, बैंडेज कैसे बांधनी है। अब जैसे रशियन आर्मी सिखा रही है बैंडेज कैसे बांधनी है, ठीक है, आपके पास बैंडेज नहीं भी है या फिर एक ही है, तब क्या करोगे। तो वो सैनिटरी पैड्स का जुगाड़ था उनके पास। उन्होंने कहा ये सैनिटरी पैड्स हमेशा अपने पास में रख, घाव लग जाए सैनिटरी पैड लगा। अच्छा तेरे पास बीटाडीन नहीं है, चल कोई नहीं, ये रख ले। अब मतलब अपनी तरफ से गिफ्ट वगैरह देना है, ये रख ले। कई चीज़ें ऐसी थी जो उन्होंने मुझे गिफ्ट में दे दी कि तू ये रख ले, तू चाकू रख ले। भाई चाकू किस काम का, भाई वहाँ कैन खोलने के काम आएगा। तो आपको खाना कैन में मिलता था? बिल्कुल, वो क्या कैन मीट होता है, पैक मीट होता है उसमें। एंड वो वेजिटेरियन होता है, नॉन वेजिटेरियन? मीट होता है, वो पिग का भी हो सकता है, काउ लिखा होता है उस पर, करोवा स्विनीना, मतलब उस पिग का है या काऊ का, उस पर लिखा होता है। मैं काऊ का नहीं खाता था, मैं पिग का खा लेता था। और कभी कभी किस्मत अच्छी है तो एग्स भी आते हैं। ये वॉर के दौरान की बात है। कभी कभी किस्मत अच्छी हो तो एग्स आ जाते हैं, यईद सा कहते हैं रशियन में उसे। अच्छा भाई, इस दौरान आपके घर में ये पता है कि आप रशिया सिर्फ घूमने गए हुए हो, हाँ, तो और अभी तक आप घर में बात कर रहे थे, हो रही थी बातें? हाँ मैं बात कर रहा था, और मैं उनको कह रहा था मैं एक नॉर्मल जॉब कर रहा हूँ रशिया में, एक रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा हूँ। और पैसे भेज रहे थे आप घर पे? शुरू में नहीं भेज रहा था। मैंने कहा था कि यार मैं अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा यहाँ सेटल वेटल हो जाऊँ, मतलब अपने अच्छे रहने की जगह हो जाए, काम सेट थोड़ा हो जाए। शुरू में नहीं भेज रहा था, और शुरू में पैसे आ भी नहीं रहे थे। 1 महीना पूरा होने के बाद पैसे आना शुरू हुए थे। तो इंडियन बैंक अकाउंट में ही आ रहे थे? नहीं, उन्होंने एक अकाउंट खुलवा के दिया था रशियन आर्मी ने, उसमें ही पैसे आते थे। एक ATM कार्ड देते हैं आपको। भाई थोड़ी वॉर की बात करते हैं यार। थोड़ा सा मुझे ये बताओ, आप कहाँ पोस्टेड थे, कौन से एरिया में? वो सिटी एरिया था जहाँ जैसे हम देखते हैं बिल्डिंग टूटी हुई होती है, या जंगल वाला एरिया, बाउंड्री वाला एरिया था, कैसा था? कुछ जो मारियोपोल हिस्सा है वो सिटी का एरिया है, बट अब वहाँ यूक्रेन आर्मी नहीं है। वो रशिया ने कैप्चर कर लिया पूरा? जी हाँ, वो मारियोपोल पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, और रशिया ने उसे बहुत अच्छा बनाया, बहुत सुंदर बनाया। अब
और बहुत पैसा लगा है, बहुत इंजीनियरिंग लगी है वहाँ पे उसको तैयार करने में, और वो देखने लायक है। मुझे लगता है वो न्यूयॉर्क से भी ज़्यादा खूबसूरत है। जैसा मैंने न्यूयॉर्क, मैं कभी न्यूयॉर्क गया नहीं, बट जैसा मैंने देखा है मूवीज़ में, वैसे उससे तो बेहतर है बहुत ज़्यादा। और जो भी जैसे डिस्ट्रॉय हुए हैं वॉर में, रशिया ने उन्हें बहुत अच्छे से बनाया बाद में। बट ऐसा नहीं कि कब्जा कर लिया, उसको लूट लिया, नहीं, उसे ऐसा ट्रीट किया गया जैसे रशिया का ही पार्ट है। और वहाँ लोग यूक्रेनियंस भी हैं, यूक्रेनियंस हैं, सिविलियंस जो थे? जी हाँ। बाकी मेरी जो सर्विस थी वो ज़पोरोजिया में थी। अच्छा, तो आपका मेन टास्क क्या दिया था उन्होंने कि बस किल करो, मतलब किल नहीं, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करो और डिफेंड करो, कभी कभी ऑफेंसिव ऑपरेशंस भी होते थे, एनिमी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करो, टैंक्स हो गए, कार्स हो गई, ऐसी चीज़ें हैं। और मेन जो क्या हुआ कि मेरे साथ मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उसने कहा कि जिस तू ग्रुप, रशियन था वो? हाँ वो रशियन था। एक्चुअली वो था क्राइमिया से, बट कुछ टाइम बाद 2014 में क्राइमिया ने को रशिया ने अपने अंदर ले लिया था। तो हुआ ये कि वो रशियन बन गया, और उसको शुरू से रशिया को सपोर्ट करता था। तो उसने मुझे कहा कि यार तू जिस ग्रुप में है ना, ऑफेंसिव ऑपरेशंस करते हैं, ये सेफ़ नहीं है। तो वो मेरा अच्छा दोस्त था, अब वो नहीं है, और उसने मुझे ज्वाइन करवाया ड्रोन यूनिट में। मैं फिर ड्रोन यूनिट में चला गया। ड्रोन यूनिट कोई बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं है, वो भी वॉर में ही होते हैं, वॉर से 1-1.5 किलोमीटर दूर होते हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर हो जाएंगे तो नेटवर्क्स नहीं आएंगे ड्रोन्स के, वो दिक्कत है। तो ऊपर वाले की दया थी कि 1% मेरे साथ ऐसा हो गया कि अब मैं ऑफेंसिव ऑपरेशंस नहीं करूँगा, अब मेरा काम यहाँ ड्रोन यूनिट में है। वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला, लोग बहुत अच्छे थे, ट्रेंड बंदे थे, 2-3 साल उनको वॉर में हो चुके हैं। ड्रोन यूनिट में होता क्या है बेसिकली, ड्रोन क्यों यूज करते हैं? ड्रोन यूज़ होते हैं एनिमी लोकेशंस को देखने के लिए। कोई एनिमी दिखा है तो उस पर एफपीवी से अटैक करने के लिए, कामिकाज़े ड्रोन से अटैक करने के लिए। कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी दिखी है, जैसे कोई टैंक दिखा है, कोई आर्टिलरी दिखी है। तो ये अटैक ड्रोन के थ्रू भी होता है या फिर अलग से कुछ कनेक्टेड होता है कि उससे फिर आप फायर कर सकते हो? मोस्टली डेथ्स जो हैं ड्रोन से ही होती हैं, क्योंकि आप एनिमी तक पहुँचो वो भी एक बहुत बड़ा टास्क है। तो बहुत सारे ड्रोन्स वहाँ पे फ्लाई कर रहे होते हैं, और ये नहीं कि एक बार में बहुत सारे 200-250 ड्रोन, ऐसा नहीं होता। हर एरिया में 1-2 ड्रोन होता है, हर थोड़े-थोड़े 100-150 मीटर पे, क्योंकि वहाँ चार्जिंग का भी बहुत इशू है, वहाँ लाइट तो है नहीं, छुपा-छुपा के जनरेटर्स ज़मीन के नीचे चार्ज करते हैं बैटरीज़ को। तो आपको मेन ड्रोन उड़ाना होता था, और कई कई जगह आपने क्रैश भी करे ड्रोन्स, क्रैशिंग वाले भी होते हैं ड्रोन्स? कामिकाज़े ड्रोन्स होते हैं वो, उस पे एफपीवी पे बॉम्ब लगा होता है। और ये वैसे तो ये शूट हो जाते होंगे, जैसे अगर पॉइंट कर लिया किसी ने भाई ड्रोन उड़ रहा है। रियल एक्चुअली मूवीज़ में या फिर ऐसे देखने में बहुत आसान लगता है, आपने किसी भी चीज़ को शूट कर दिया। रियल लाइफ में एक ड्रोन को शूट करना बहुत मुश्किल है। वो एक तो उसकी स्पीड बहुत अच्छी है, वो बहुत ज़्यादा हाइट पे है, ठीक है। अब मैं उसे शूट करने पे लगा हूँ, उसको बुलेट नहीं लगी, मेरी बुलेट ख़त्म, जितनी देर में मैं मैगज़ीन लगाऊंगा वो आके। ड्रोन उड़ाने की भी आपको ट्रेनिंग दी गई होगी? हाँ, वहीं पे ही मैं उड़ा के सीखा था, उन्होंने सिखाया था मुझे। छुट्टी में 1-2 दिन की छुट्टी मिलती है, 15-20 दिन में पीछे आते हैं, तब वो सिखाते थे मुझे। तब भी मेरे पे थोड़ा फोर्स था कि आप सीखो, और मुझे महसूस होता था कि यार अगर मैं नहीं सीखूंगा ना तो मैं इनके किसी काम का नहीं हूँ। तो मैं सीखता था वो सब चीज़ें। 15-20 दिन में आप वापस सिटी आते हो और रेस्ट करते हो? शुरू के एक थोड़े दिन तो ऐसा हुआ, बट उसके बाद हुआ 3-4 महीने वॉर में हो, ना नहाए हो ना कुछ है, पीछे भी नहीं आ रहे, कैसे आए? पीछे आएंगे तो यूक्रेनियन आर्टिलरी, यूक्रेनियन तोपें या फिर यूक्रेनियन ड्रोन्स वो रोड के आसपास ही घूम रहे हैं, तो हम निकलेंगे कैसे? तो कभी ऐसा हुआ है कि आप घिर चुके हो? एक्चुअली जिस एरिया में हम थे ना, वो कुछ ऐसा है जैसे यूक्रेनियन टेरिटरी में कोई चाकू घुसाया हुआ, मतलब, और 3 तरफ से अटैक आते थे उस जगह में। वो कंट्रोल्ड एरिया जो था वो यूक्रेन के अंदर घुसा हुआ था, लेफ्ट से, राइट से और नॉर्थ से भी जो है अटैक्स होते थे। तो ऐसा महसूस होता था कि हमारे ऊपर तीनों तरफ से अटैक हो रहा है और हम बीच में हैं। बट क्या था कि वो जो एरिया है ना, वो 2 साल से रशियन आर्मी कोशिश कर रही है, बट वो कंट्रोल कर नहीं पा रही उस एरिया को, क्योंकि वो खुद भी घिरी हुई है। बट मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता कि बड़े जनरल्स का क्या प्लान है, मुझे ऐसा लगता है वो उन्हें चाहिए भी नहीं, इंटरेस्टेड है नहीं है वो। अच्छा। वो बस डिफेंड करने में लगे हैं उस जगह को। भाई एक चीज़ बताओ कि हमने सुना है रशियन आर्मी, रशियन वेपन्स, रशियन मिलिट्री बहुत एडवांस है, और वो चाहे तो यूक्रेन तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसा क्या हो रहा है वॉर में जो आपको लगा हो कि भाई ये कमी है रशिया की साइड से, ये वॉर ख़त्म क्यों नहीं हो रही 2 साल से? फॉरेन सोल्जर्स की कमी नहीं है यूक्रेन को, ऐसे बहुत सारे फॉरेन सोल्जर्स हैं जो वहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। रशिया के पास इतने फॉरेन सोल्जर्स नहीं हैं। अब ऐसी बहुत सारी प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है। वैगनर का नाम तो बहुत फेमस हो गया रशिया में, बट वो सिर्फ 1 या 2 कंपनियां थी वहाँ पे। एक रेडियट के नाम से एक वहाँ पे है, रेड्यूट के नाम से, अब वो भी ऑपरेट नहीं कर रही।
तो बट यूक्रेन साइड से भर भर के प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज हैं, ऊपर से फॉरेनर्स यूक्रेन फॉरेन लीजन आके ज्वाइन कर रहे हैं, और पॉलिटिशियंस भी थोड़ा सा लोगों को भेज रहे हैं वॉर में। तो यूक्रेन को कोई कमी नहीं है, हथियार और लोग उनको मिल रहे हैं। अदरवाइज हमें देखना चाहिए कि हमें खुद देखना चाहिए यार, रशिया की ज़्यादा लोग मर रहे हैं ऐसा तो हो नहीं सकता, मर यूक्रेन के भी रहे हैं बट वो न्यूज़ में नहीं दिखा रहे। कई साल बाद जब ये वॉर ख़त्म होगी तब पता लगेगा कि यूक्रेन की असल में हालत क्या है। यूक्रेन की हालत बहुत ख़राब है। बिल्कुल बहुत ख़राब है, और मैं तो हैरान हूँ कि वहाँ के पॉलिटिशियन ज़ेलेंस्की को दिखता नहीं है कि यार मेरे इतने लोग मर रहे हैं, वॉर को खींचे जा रहा है। वो अच्छे से जानता है इस वॉर को वो नहीं जीत पाएगा। वो ये कह के पैसा और हथियार लेता है कि भाई मैं इस वॉर को जीतूंगा। मुझे दिख रहा है कि 500 किलोमीटर पे मेरा दुश्मन बैठा है मेरी राजधानी के, मैं कैसे जीत जाऊंगा। आप सिर्फ 500 किलोमीटर दूर थे। जी हाँ, ज़पोरोजिया। बाप रे। और भाई रशिया पे ऐसा क्या है जो हमारे इंडियंस पे नहीं है? मतलब इंडियन वॉरफेयर में कितना एडवांस है, आपको क्या नॉलेज के हिसाब मुझे से? ऐसा लगता है, जो मैं देखता था 24 घंटे आर्टिलरी चल रही है, तोपें चल रही हैं, 24 घंटे टैंक से शेल शूट हो रहे हैं, 24 घंटे रॉकेट्स यूज़ हो रहे हैं। इतना असला शायद हमारे पास नहीं है, और हमें ज़रूरत है इसकी, इंडिया को ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि रशियन आर्मी बहुत फोकस करती है, जो उनके पास सोल्जर्स, ट्रेंड सोल्जर्स हैं, फ्रेशर्स नहीं, ट्रेंड, उनकी बहुत ज़रूरत है। और जैसे यहाँ अग्निवीर आ गया 4 साल में, अब उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। 4 साल बाद वो तो खुद ये सोच रहे होंगे कि यार मैं तो इसी चीज़ में अच्छा था मिलिट्री में, मुझे अचानक निकाल दिया गया, अब मैं आगे क्या करूँगा। जो कि ऐसा होता है, PTSD कह लो या कुछ कह लो। यहाँ वॉर नहीं है, बट कश्मीर या फिर मणिपुर जैसे जो इलाके हैं, मणिपुर में 1600 दिन से भी ज़्यादा हो गया शायद, वहाँ भी फाइट चल रही है। तो अगर हम ऐसे ट्रेंड बंदों को 4 साल में निकाल देंगे, जो ऐसी सीन्स देख चुके हैं, तो ये हमारा नुकसान है। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो अपनी लाइफ को डेडिकेट कर दें इस चीज़ को लेके, इस मिलिट्री में। हम अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं हर 4 साल में इन लोगों को खोकर। जी, आप नॉर्मल लाइफ में चले जाओ। अगर मैं टेक वाइज बात करूं, यूक्रेन की आर्मी और रशिया की आर्मी कौन सी ज़्यादा बेटर थी कि भाई इनके पास ज़्यादा है? दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा है। रशिया ने भी बहुत फोर्स किया अपने आप को कि मैं और टेक्नोलॉजी में आगे हो सकूं, बट मुझे ऐसा लगता है कि यूक्रेन के पास ये एक एज था। दुनिया भर की कंट्रीज उसको सपोर्ट कर रही हैं, वेस्ट की कंट्रीज हैं, और क्या नाम है इसका, अमेरिका है। तो टेक्नोलॉजी वाइज उनके पास बहुत अच्छी एज है। रीज़न ये है कि जो रशिया, इसके पास ज़्यादातर हथियार सोवियत हथियार हैं, बड़े हथियार हैं, ज़्यादा बड़े धमाके कर सकते हैं जैसे फैब वगैरह, मगर एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं है, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे आपने जो सोल्जर्स से वहाँ पे बात करने की कोशिश करी, उनकी क्या थिंकिंग है, वो क्या सोचते हैं वॉर के बारे में जो ये रशिया और यूक्रेन का चल रहा है? वो सच्चाई है कि हर सोल्जर ये चाहता है कि ये वॉर ख़त्म हो जाए, जिससे देशभक्ति वाली जो फीलिंग होती है ना, मैं अपने देश के लिए लड़ रहा हूँ, ये कुछ दिन तो आपका साथ देगी, बट आपको दिख रहा है यार 1 साल 2 साल ऐसे बीते ही जा रहे हैं, वॉर ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो मेंटली आपको बस यही चाहते हो कि मैं बस अपने घर पे जाके बेड पे सो जाऊँ, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताऊँ। बट कुछ के अंदर ये रेज है कि भाई यूक्रेन को ख़त्म करना है बिल्कुल ही। एक्चुअल में सच बताऊँ, मुझे ऐसा कोई नहीं मिला रशियन आर्मी में जिसने कहा कि यार हमें यूक्रेन को ख़त्म करना है। उनके मन में अब ऐसा कुछ नहीं है। वो अपना रोल निभा रहे हैं, अपना किरदार निभा रहे हैं वॉर के अंदर, बट अब वो चाहते हैं कि वॉर ख़त्म हो जाए। भाई आपके माइंड में पर्सनली ऐसे क्वेश्चंस आते थे उस टाइम पे, अगर मैं रशिया की तरफ से लड़ाई कर रहा हूँ, वॉर में पार्ट हूँ, सामने वाले देश में बहुत इंडियंस भी हैं, बहुत बच्चे भी हैं, तो उनको हार्म पहुँच सकता है? एक्चुअली मैं ऐसे किसी यूनिट का हिस्सा नहीं था जिससे आम लोगों पे अटैक हो, तो मुझे ऐसे कभी फील नहीं हुआ। और जिस पोजीशन पे मैं था, वहाँ के जो लोग थे, वो इस चीज़ को सोच के अटैक नहीं करते थे कि यार मैं अपने देश के लिए लड़ रहा हूँ या फिर किसी को हार्म पहुँचाना है आम लोगों को। जैसा कि मैंने कहा, देशभक्ति वाली फीलिंग नहीं थी वहाँ। फीलिंग ये थी, भाई मुझे मारना पड़ेगा, नहीं तो वो मुझे मार देंगे। अपने आप सर्वाइवल पे बात आ गई थी। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो देशभक्ति वाली जो फीलिंग होती है ना, वो कुछ टाइम बाद आपका साथ छोड़ देती है। वो आप ज़्यादा दिन तक अपने दिमाग को नहीं समझा पाओगे। बट वैसे भी आप उस यूनिट में थे ही नहीं जहाँ पर सिविलियंस या नॉर्मल लोगों तक अटैक पहुँचे। ऐसा नहीं है, हमारी कुछ 1.5-2 किलोमीटर पीछे यूक्रेनियंस थे, क्योंकि वो हिस्सा तो रशिया ने कब्जा कर लिया ना। तो ऐसा होता था, यूक्रेनियन रॉकेट्स आते थे, नॉर्मल लोगों पे गिरते थे, जो कि खुद यूक्रेनियंस हैं, जो अब रशियंस के हाथ आ गए हैं अब, और रशियंस उनकी हेल्प कर रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी, मतलब खाना और जो भी उनको मेडिसिन चाहिए, इलाज चाहिए। तो अब यूक्रेन भी ऐसे अटैक कर रहा है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ बॉम्बिंग हो रही है, आम लोग मर रहे हैं, क्लस्टर बॉम्ब्स गिर रहे हैं आम लोगों के घरों पे। तो वो चीज़ मुझे लगी। भाई प्रोस्टिट्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रही है यूक्रेन साइड में, या मोलेस्ट कर रहे हैं रशियन आर्मी के लोग यूक्रेनियन सिविलियंस को, ऐसा हो रहा है, और वाइस वर्सा भी हो रहा है।
ऐसा तो नहीं है एक्चुअली, वहाँ पे मिलिट्री पुलिस है और ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि उस एरिया में, जिस एरिया में मैं था, मैं पूरे यूक्रेन का तो नहीं कह सकता, जिस हिस्से में मैं था वहाँ मिलिट्री पुलिस है और हमें भी ऐसे ऑर्डर्स थे अपने कमांडर से, आप किसी नॉर्मल यूक्रेनियन से ज़्यादा बात नहीं करोगे, पैसे दो, सामान खरीदो, कई लोगों की दुकानें हैं वहाँ पे। और हाँ, प्रोस्टिट्यूशन है क्योंकि अब वहाँ इंडस्ट्री तो है नहीं, फैक्ट्रीज है नहीं, कंपनी है नहीं, तो उनकी मजबूरी है पैसे कमाने का। ऐसा होता है कि वॉर में आपके पास कोई और चॉइस है नहीं, तो वहाँ सिचुएशन थोड़ी ऐसी है और मुझे ऐसा लगता है कि ये वॉर ख़त्म हो, वो नॉर्मल लाइफ में आ जाएं, ये चीज़ें ख़त्म हो। बट रशियन गवर्नमेंट के तरफ से कुछ सोल्जर्स के लिए है ऐसी कि भाई कि फिजिकली आप कुछ कर सकते हो या लड़कियां आ रही हैं, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ वहाँ प्रोस्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा है, लोग पैसे खर्च करके भी जाते ही हैं। मैं नहीं गया, बट ऐसा मुझे काफ़ी लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे जा सकते हो, बट कई लोगों की मेंटल स्टेट ऐसी नहीं कोई होती कि गया इस बारे में। हो, एक्सपीरियंस बताओ, शेयर किया हो कि मतलब किसी का स्कैम हुआ है, कुछ हुआ, ऐसा कुछ हुआ? हाँ, मेरा एक दोस्त है, इंडियन दोस्त ही है, वो गया था क्योंकि उसकी किस्मत अच्छी थी, वो थोड़ा पीछे था और वो नॉर्मल सिविलियन लोगों से भी मिलता था, तो उसने मुझे बताया कि भाई 1500 रूबल्स लगते हैं, 2000 रूबल्स लगते हैं, ऐसे ऐसे है। मैंने कहा भाई मेरी मेंटल स्टेट ऐसी है कि मैं अभी ऐसी जगह नहीं जाना चाहता, तो तू ही जा। क्या मेंटल स्टेट थी भाई आपकी? रोज़ सुबह उठ के आप सोचते थे यार मैं किसी तरह वापस चला जाऊं? अगर आप वहाँ पर उनसे बोल देते एक दिन सुबह उठ के कि भाई आई वांट टू गो बैक टू माय कंट्री, तो पॉसिबल था? ऐसा नहीं था एक्चुअली, क्योंकि मैं सोचता ही नहीं था पीछे मुड़ने के बारे में। मुझे ऐसा लगता था, जब इंडियन गवर्नमेंट ने भी वापसी बुलाया, मुझे लगता था यार मैं वापसी जाऊँगा ना। मैं एम्बेसी में भी जब गया, कुछ इंडियंस मिले, उन्होंने पूछा, मुझे ऐसा लग रहा था यार कहीं ना कहीं ये मन में सोच रहे होंगे ये डर गया इसलिए वापसी आया है। बट अब मैं हर किसी को कैसे बताऊँ कि यार मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आया, मुझे ऐसे निकाला गया, डिस्चार्ज किया गया, सभी को निकाला गया, और कोई डिसरिस्पेक्ट वाला डिस्चार्ज नहीं है, रीज़न बस पॉलिटिकल है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मुझे निकालो। मुझे थोड़ा शर्म महसूस हो रही थी, वो चीज़ थी, अभी भी महसूस होता है मुझे। अब जैसे मेरे फादर हैं, वो बड़ा शौक से बताते हैं लोगों को ऐसे ऐसे हो गया है, और वो कईयों का जवाब होता है कि यार वापसी क्यों आया, तो मैं वो कहते हैं गवर्नमेंट ने बुला लिया। तो फिर थोड़ा सा महसूस होता है कि ये शायद ये सोच रहा होगा कि ये डर के मारे वापसी आ गया। फैमिली को बताया वापस आके कि मैं वॉर में था, उनका क्या रिएक्शन था, क्या बोला उन्होंने? मैंने एक्चुअली क्या था कि ज़्यादा खुल के नहीं बताया था, उन्होंने एक पॉडकास्ट देखा, फिर उनको समझ आया। तो अब वो उनको लगता है कि ज़िंदा वापसी आ गया तो ऊपर वाले की मेहरबानी है, वो सब चीज़ें हैं। और ये जो है मेंटल स्टेट का ऐसा है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मैं सही क्या हूँ गलत क्या हूँ उस चीज़ को, लेकिन मुझे सही कहना पड़ेगा, अदरवाइज़ अगर मैं अपने आप को सही नहीं कहूँगा तो यहाँ ठीक नहीं रहेगा, तो मुझे रीज़न देना होगा अपने आप को। बट कहीं ना कहीं मुझे फील होता है कि कोई दुनिया में कोई भी वॉर है ना, वो कहीं ना कहीं बिजनेस ही है। भले ही मैं अपने शौक से चला गया, बट मुझे ऐसा लगता है कई लोग ऐसा सोचते होंगे यार ये पैसे के लिए गया है, या फिर बट भाई आपने बोला कहीं ना कहीं आप पैसे के लिए भी गए थे उधर। हाँ कहीं ना कहीं मैं था, बट मुझे नहीं लगता कि पैसे ने मुझे इतना मोटिवेट किया वॉर में। मुझे वो वन ऑफ द रीजंस था, मेन रीजन नहीं हाँ, था। मेन रीज़न नहीं हो सकता वो, मुझे ऐसा लगता है। और ऐसा मेरे कमांडर ने भी कहा था कि भाई ये पैसे के लिए नहीं आया। तो फिर मेरा तो मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था, इंडीज की एजेंट, मतलब इंडियन सीक्रेट एजेंट यहाँ पे टेक्नोलॉजी कॉपी करने आया। और मैं थोड़ा सा पूछता ज़्यादा था, ये कैसे। तो मुझे अक्सर कहते थे सब कुछ तुम्हें आज ही जानना है, सब कुछ तुम्हें आज ही जानना है, क्या करोगे जान के? नहीं नहीं, कुछ ज़रूरत नहीं है। तो इंडीज की एजेंट करके कभी मजाक उड़ा भाई जब देते वो आपको टीज कर रहे हैं, आपका मजाक बना रहे हैं, आपने हिंदी में कुछ अपनी अंदर की भड़ास निकाली है ऐसी, बस भड़ास निकालने के लिए? एक्चुअली वो मजाक में कहते थे, मुझे कभी किसी की बात का बुरा लगा नहीं, और हिंदी के शब्द मैं कभी यूज़ नहीं करता था। अब क्या हुआ, हिंदी की गाली देने में मज़ा नहीं आता था, अब रशियन गालियाँ देने में मज़ा आता था, कोई बात होती थी। तो रशियन ही दे देते भाई जब फालतू बोल रहे तो। नहीं एक्चुअली क्या था, वो कभी उन्होंने मुझे ऐसा फील नहीं इन कराया, फ्रेंडली वे वो कर रहे थे, फ्रेंडली वे में गए हैं, बट वो मुझे सिखाते भी थे ये ऐसा है, इस तरीके से बचना है। तो भाई जैसे आपको इंडियन सीक्रेट एजेंट बताया ही जा रहा था, तो आगे आपके हिसाब से फ्यूचर में किस तरह की वॉर होने वाली है? रशिया कितना आगे है हमसे वॉर में, क्या लग रहा है आपको? जैसे आप भी बता रहे थे कि ड्रोन्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी इंडिया में, ड्रोन चलाने वालों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ऐसी और क्या टेक्नोलॉजी वाइज वॉर वाइज आपको लग रहा है कैसी कैसी वॉर्स होने वाली है? मेन क्या है कि टेक्नोलॉजी तो हम कर ही लेंगे, जैसा इंडिया जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, हमारी गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है टेक्नोलॉजी में, मुझे लगता है कि हम रशिया से भी आगे निकलेंगे टेक्नोलॉजी के मामले में। लेकिन यहाँ मुझे एक गलती लगती है, जो
अग्निवीर वाला जो सिस्टम हो रहा है, रशिया तरस रहा है उन सोल्जर्स के लिए जो डेडिकेटेड हो, कई साल का एक्सपीरियंस हो, और वो फॉर्म जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो बोलते हैं भाई आप एक्स आर्मी हो, कभी आपने किसी आर्मी में सर्व किया है, क्योंकि अगर मैं जा रहा हूँ फ्रेशर, मुझे चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, तो मैं वही कर सकता हूँ जितना मैं जानता हूँ, जितना मुझे बोला जा रहा है करने के लिए। बट जो ट्रेंड बंदा है ना, जो कई सालों से इस चीज़ में है, वो डिसीजन लेने की पावर रख सकता है, ऐसा हो रहा है मुझे ऐसा करना है, और मुझे ऑर्डर का इंतज़ार करना पड़ेगा कि मुझे अब क्या करना है। तो अगर हम 4 सालों में ऐसे ही फ्लश कर देंगे अपने ऐसे सोल्जर्स को, तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। हम जैसे हमारी इंडियन आर्मी को ब्रिटिशर्स बना के गए हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ बना के गए हैं, और हमारा अग्निवीर से इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। एक बहुत अच्छी मार्शल रेस है नेपालीज़ की, गोरखास की। 1-2 सालों में जब से अग्निवीर आई है, तब से नेपाली यहाँ से जॉइन नहीं कर रहे। यूक्रेन आर्मी, रशियन आर्मी, फ्रेंच आर्मी जॉइन कर रहे हैं, और ये इंडिया का बहुत बड़ा नुकसान है। मुझे ऐसा फील हुआ वॉर में, भाई एक ब्लड होता है मार्शल रेस वाला, वो मुझे नेपालियों में दिखा। वहाँ नेपाली बहुत फेमस है रशियंस के बीच में। हाँ, हज़ारों के तादाद में नेपालीज़ ने ज्वाइन किया था, काफ़ी उसमें शहीद भी हुए, और हम कहीं ना कहीं बहुत नुकसान खा रहे हैं। हमारे बगल में हीरा रखा हुआ है और वो दोबारा से विदेश जा रहा है, जैसे अंग्रेज़ हमारा सोना लूट के पास्ट में चले गए, अब दोबारा से लूटा जा रहा है। तो अभी हम इसे बचा लें तो बहुत अच्छा है। अभी आजकल आप बताते हैं फ्रेंच आर्मी रिक्रूट कर रही है बहुत ज़्यादा। फ्रेंच आर्मी बहुत टाइम से रिक्रूट कर रही है, अभी ज़्यादा फेमस हो गया, और बहुत सारे इंडियंस जाना चाहते हैं। बट सच्चाई ये है, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, रशिया, फ्रांस, उनको मैन पावर चाहिए, ठीक है। और अब आपको देखना है, आप किसी का यूज़ करने वाली चीज़ बनने वाले हो, या फिर आप अपनी कंट्री को सर्व करोगे। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी कंट्री को सर्व करना ज़्यादा अच्छा है। जब आप अपनी कंट्री के लिए फ़ाइट करोगे, भले आपको आर्मी में ना ले, आप नॉर्मल कुछ और करो लाइफ में, ठीक है। किसी और के लिए जान गंवाना, अंत में वो भी यही कहेंगे पैसे के लिए आया था, इनकी देश में गरीबी है इसलिए, Business। हाँ पैसे के लिए आया था, तो वो कोई दुख नहीं करेंगे भाई आपका। तो सही बात है, एट द एंड भाई अपने देश के लिए लड़ो, वो सबसे बड़ी चीज़ है। बिल्कुल वो चीज़ है, मुझे ऐसा फील होता है। और किसी और के लिए जाना बेकार है, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। और हाँ, अभी भी मुझे कई लोगों के मैसेजेस आते हैं, भाई मुझे गाइड करो, रशियन आर्मी ज्वाइन करनी है, ये करना है, वो करना है। भाई ठोकर खा के अकल आएगी क्या? भाई अभी आपके क्या प्लान्स हैं फ्यूचर में? आप क्या देखते हो, क्या करते हुए देखते हो अपने आप को, क्या करना क्या चाहते हो? मेरे एक भैया हैं, नीरज भैया, यहीं पे रहते हैं, उनका एक रेस्टोरेंट भी है सेक्टर 168 में, फूड एक्स्ट्रा के नाम से। और उन्होंने कहा कि उनका एक्चुअली एक्सपोर्ट का बिजनेस पहले भी था, अभी भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यार तू रशियन लैंग्वेज में तेरा थोड़ा हार्ड ठीक है, और तेरे पास एक्सपीरियंस है रशिया का, तुझे पता है वहाँ मार्केट किस तरीके से काम कर रही है, तो एक काम करते हैं, तू रशिया वापसी चला जा, यहाँ से प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। तो अभी मैं उसी चीज़ों में लगा हुआ हूँ। पहले मैं ड्रोन्स में करने वाला था, मैंने गवर्नमेंट को भी कॉन्टैक्ट किया था, इंडियन गवर्नमेंट को, रिप्लाई भी आया उनका, और मुझे ऐसी चीज़ ऐसा फील हुआ, तभी मैं कह रहा हूँ हम ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं ड्रोन्स में। उन्हें मेरी भी ज़रूरत नहीं है एक्चुअल में, मैंने जैसा देखा, जो कई चीज़ें देखी, उन्हें मेरी भी ज़रूरत नहीं है, और वो रशिया से भी बहुत अच्छा कर रहे हैं एक्चुअल में, इतना इन्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट। बट यहाँ हम नुकसान कर रहे हैं सोल्जर्स के चक्कर में। हमें मशीन्स तो मिल जाएंगी, बट चलाने वाले अच्छे सोल्जर्स नहीं मिलेंगे। ऑल राइट भाई, काफ़ी मज़ा आ गया आपसे बात करके, एंड क्लियरली पता चल रहा है कि आप अभी थोड़े से पोस्ट ट्रॉमा कह सकते हैं, थोड़ा स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहे हो, कि आप 5 अक्टूबर को ही आए हो, अभी मेरे ख्याल से 1 महीना ही हुआ है। 1-2 पॉडकास्ट मैंने किए, मैं थोड़ा उस टाइम मोटिवेट भी था, बट अब थोड़ा सा जब मैंने अपने आप को टाइम देना शुरू किया है, थोड़ा सोचना शुरू किया, तो मुझे लग रहा है कि हाँ यार ऐसे ऐसे है। बट टेम्परेरी होती हैं चीज़ें, कुछ टाइम बाद मैं ठीक हो जाऊँगा। बिल्कुल भाई, और बहुत बढ़िया हो जाओगे आप। और मैं जनता से यही कहना चाहूँगा भाई, जो लोग ये देखकर भाई को मैसेज कर रहे हैं कि यार हमें भी जाना है, हमें भी जाना है, तो आप समझ लो यार, जो आदमी वहाँ होकर आया है, सब बता रहा है और ये कह रहा है कि मैं दोबारा नहीं जाऊँगा, मतलब वो सही जगह नहीं है जाने के लिए। तो आप अपने डिसीजंस बहुत ध्यान से लो। काम करने के लिए बहुत काम है, नहीं करने के लिए फिर किसी के पास भी नहीं है। पैसा कमाने के लिए बहुत तरीके हैं, साफ सुथरे अच्छे तरीके, और गलत काम से तो फिर और अगर लड़ना ही है तो इंडियन आर्मी में जाओ भाई, किसी और के लिए क्या लड़ना, अपने देश के लिए लड़ो, वो मुझे सबसे लगता बड़ी है, चीज़ है। हाँ मुझे लगता है कि आपकी बॉडी पे ना एटलीस्ट आपके माँ बाप का तो हक है। अगर आप मारे भी गए, चलो एटलीस्ट आपके माँ बाप इतना तो डिजर्व करते हैं कि उनको आपकी बॉडी मिले। अब वहाँ फॉरेन में मरो, बॉडी आपकी नहीं मिल रही, पैसा ठीक है, पैसा पहुँच गया घर वालों को, बट उनको ऐसा फील होगा यार ये लड़का हमारा था, अचानक से गायब हो गया, ठीक है ना। तो एक माँ 9 महीने तक अपने बच्चे को रखती है पेट में, अचानक गायब हो जाए तो वो ट्रॉमा बहुत बेकार है।
एक जो इंडियन मरा है वो उसके फादर मेरे से बात कर रहे थे, उन्होंने पूछा, पहले तो ठीक से बात करी उन्होंने कि मेरे बेटा ऐसा है, अचानक से वो रोते हुए मुझसे बोलने लगे मेरा बेटा जवान था, ऐसा था, लंबा चौड़ा था। तो बड़ा अंदर से ना कलेजा फट गया यार मेरा सुन के। उन्होंने मेरे को कहा कि बेटा इसकी मम्मी को कह दो कि ना मिसिंग है, वो मरा नहीं है। तो अभी भी मैं सोच रहा हूँ ना, तो वो चीज़ बड़ा अफेक्ट कर रही है माइंड को। तो दोस्तों अपने डिसीजंस सोच समझ के अच्छे से लो और लाइफ में अच्छा करो। और अच्छा करो, खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू सो मच भाई, आपने आकर यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। आई होप ऑडियंस को कुछ ना कुछ उनके लिए लाइफ चेंजिंग रहेगा इस पॉडकास्ट के बाद। और हम मिलेंगे आपसे बढ़िया से एपिसोड के साथ। टिल देन अपना ध्यान रखिए। भाई को हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, इनका इंस्टाग्राम यहाँ स्क्रीन पर आ रहा था। और बस यार मिलते हैं। आप जाते जाते कुछ कहना चाहोगे? अपनी आपको जो लाइफ मिली है बहुत अच्छी है। मैंने दुनिया में जो हो रहा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। कईयों की किस्मत इतनी ख़राब है वो अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते, वो वॉर में हैं। आज सिचुएशन आप देख ही रहे हो दुनिया भर में क्या हो रहा है, फ़िलिस्तीन में या यूक्रेन में। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आपके पास सर पे छत है, एक सुरक्षित देश है, ठीक है, और इसका अच्छा यूज़ करो। अपने लिए प्रॉब्लम मोल मत लो किसी दूसरे देश में जाके लड़ने के लिए। फ्रांस आर्मी में आप जाना है, दुनिया भर के लोग जा रहे हैं, बट आपको कैसा ट्रीट किया जाएगा, आप उनके लिए क्या हो, सिर्फ एक मैन पावर हो, सिर्फ एक नंबर हो रजिस्टर पे लिखा हुआ, और कुछ नहीं हो। तो अपनी लाइफ को यूज़ करो अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, कुछ अच्छा करो लाइफ में। ऑल राइट भाई, मिलते हैं हम नए पॉडकास्ट में। टेक केयर जी, बाय बाय।